रेड फाइल न्यूज, सच को सलाम, झूठ को लगाम। जब लोकतंत्र में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का प्रवेश होगा तो लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रह पाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक राजनीति के अपराधीकरण पर कई बार चिंता व्यक्त कर चुका है और इस बारे में संसद को कानून बनाने को कह चुका है, लेकिन यह ऐसा मुद्दा है जिस पर सारे राजनीतिक दलों ने चुप्पी साध रखी है। कहना न होगा, हमारे देश समाज के हर हिस्से में हर स्तर पर भ्रष्टाचार मौजूद है, इसलिए जाहिर है कि 2022 विधानसभा चुनाव में भी होगा। चुनाव आयोग से निरंतर जगह जगह से होती शिकायतें इसका जीता जागता उदाहरण है। आज इसी संदर्भ को लेकर हमने वेस्टर्न एलेना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे इंडियन नेशनल लीग से जुड़े वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर फिरोज एम अलहुदा से वार्ता की। हमारे सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह सही है कि चुनाव में बेहिसाब पैसों का अंधाधुंध इस्तेमाल राजनीतिक दलों द्वारा होता है। उन्होंने कहा कि अक्सर दो तरह के भ्रष्टाचार देखने को मिलते हैं, एक है खुदरा भ्रष्टाचार और दूसरा है थोक भ्रष्टाचार। खुदरा भ्रष्टाचार वह है जो आम लोग कुछ पैसों के लेन देन कर घूस आदि से अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं, और थोक भ्रष्टाचार का मामला सीधे हमारी राजनीति से जुड़ा हुआ है, जिस पर राजनीति टिकी हुई है। उन्होंने कहा, एक लोकतांत्रिक देश के लिए राजनीति का अर्थ है संसाधनों का समान वितरण, यानी जो कमजोर तबके हैं उन तक हर संभव संसाधनों को पहुंचाया जाए और समाज में आर्थिक असमानता को दूर कर लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। लेकिन हमारी राजनीति ऐसा नहीं करती। दरअसल प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन में करोड़ों अरबों रुपयों का लेन देन होता है। हालांकि इसमें कोई सीधे तौर पर पैसा नहीं लेता, बल्कि राजनीतिक पार्टियों वाली सरकारें नीतियां ही ऐसी बनाती है जिससे सीधे तौर पर कुछ बड़े लोगों को फायदा पहुंचता है और कमजोर तबके उन संसाधनों की पहुंच से वंचित ही रह जाते हैं। मसलन अगर सरकार कोई नीति बनाती है, उसके तहत वह देश के 4-5 बड़े उद्योग घरानों को प्रोजेक्ट देती है। इस प्रोजेक्ट से सिर्फ उन्हीं 4-5 उद्योग घरानों को ही अरबों रुपयों का फायदा मिलता है। इस फायदे का सीधा संबंध चुनाव से है। सरकार नीतियां बनाकर उद्योग घरानों को फायदा पहुंचाती है और उद्योग घराने चुनाव में फंड देकर राजनीतिक पार्टियों को फायदा पहुंचाते हैं। कई सालों से चुनावी राजनीति में यही प्रक्रिया चल रही है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। जो लोग खुले तौर पर बेईमान है, उनकी तो बात ही क्या करना, लेकिन जो लोग अपेक्षाकृत ईमानदार नेता माने जाते हैं और जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वे अपने घर परिवार को भ्रष्टाचार से फायदा नहीं पहुंचाते, उन नेताओं को भी चुनावों में 1-2 करोड़ की जरूरत तो पड़ती ही है। अब इस पैसे की भरपाई कहीं न कहीं से तो करनी ही होगी। जाहिर है कि सरकार नीतियों में लचीला रुख अपनाकर छिपे तौर पर कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाती है। कॉरपोरेट और राजनीति का यह गठजोड़ लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसानदायक है। बड़ी बात यह है कि यह उन घरानों के लिए भी नुकसानदायक है जो चुनावों में छिपे तौर पर खूब सारा पैसा दे रहे हैं। इन स्थितियों से न्याय व्यवस्था भी प्रभावित होती है। डॉक्टर फिरोज का मानना है कि अगर देश भर में एक साथ चुनाव हो तो पार्टियों और चुनाव आयोग दोनों के खर्चों में कमी आ जाएगी। मेरे ख्याल में स्टेट और सेंटर के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। चुनाव के लिए अगर हम कुछ बेहतर नहीं सोच पा रहे हैं तो धीरे धीरे हम अपने लोकतंत्र को खोखला कर रहे हैं। इसलिए चुनाव सुधार के साथ ही राजनीतिक सुधार और न्याय व्यवस्था का सुधार भी हो, तभी हम अपने लोकतंत्र को बचा पाएंगे। आइए सुनते हैं उन्होंने वर्तमान में दूषित हो चली राजनीति पर क्या कहा। डॉक्टर साहब, मौजूदा समय में देश का बड़ा हिस्सा पढ़ा लिखा यह मानने लगा है कि राजनीति बेहद प्रदूषित हो चली है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका सवाल है रिजवान भाई कि राजनीति बहुत पॉल्यूटेड हो गई है, पॉलिटिक्स जो है पॉल्यूटेड हो गई। तो ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का ख्याल नहीं है। हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता इस बात को महसूस कर रही है कि पॉलिटिक्स जो है बहुत ही गंदी हो चुकी है और अब इसमें शरीफ लोगों का या अच्छे लोगों का या पढ़े लिखे समझदार लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ बताऊं कि ये वोट की पॉलिटिक्स जो है ये हिंदुस्तान को बर्बाद कर रही है। बहुत पहले आपको थोड़ा मैं इतिहास में ले चलूं पीछे, तो जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी अंग्रेज़ों के खिलाफ और मुल्क को आज़ाद करने की बात चल रही थी, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने, जिनकी अभी हाल में जयंती मनाई गई है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि अभी हिंदुस्तान पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए तैयार नहीं है। अभी हिंदुस्तान के लोग उतने शिक्षित नहीं हैं, उतने डिसिप्लिन नहीं हैं, उतने अभी समझदार या परिपक्व जो कहा जाए मैच्योर नहीं हुए हैं कि उनके ऊपर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र जिस किस्म का हमारे हिंदुस्तान में है वो उनके ऊपर थोपा जाए। उसकी बहुत बड़ी वजह थी
उन्होंने ये कहा था, पहले हिंदुस्तान को डिसिप्लिन करो, इनको एजुकेट करो, ताकि ये अपने वोट की, अपने फ्रेंचाइज की कीमत समझ सके, उसकी वैल्यू समझ सके। वो बात अनफॉर्चुनेटली हमारे पुराने नेताओं ने होने नहीं दी, क्योंकि उन्हें जल्दीबाजी थी शायद सत्ता हासिल करने की, जिसका खमियाजा आज हम 70-75 साल के बाद भी भुगत रहे हैं और सामने बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं, देख भी रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। डॉक्टर साहब, स्वतंत्र भारत के राजनीतिज्ञों की प्रथम सीढ़ी जो शुरू हुई थी गांधी जी के नेतृत्व में विकसित हुई। डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे कुशल राजनीतिक उसमें थे। फिर ये राजनीति में प्रदूषण क्यों बढ़ा? जैसा आपने बताया कि कुशल नेतृत्व की कमी थी और पहले जो है एजुकेशन और उस पर बल दिया जाना था, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई मंच बनाया जाना था, कोई ना कोई तरीका अपनाया जाना था। वो कौन सा तरीका था जिसे अपना के इसे किया जा सकता था? देखिए, कुशल नेताओं की कमी नहीं थी, कुशल नेता बहुत थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसे लोग थे जिद्दी किस्म के जी, जो मशवरों को मानते नहीं थे। समझा ना? आखिर क्या हुआ, बेचारे सुभाष चंद्र बोस को या तो मरवा दिया गया या गायब कर दिया गया, क्या हुआ आज तक पता नहीं है कि उनके साथ क्या हादसा। जी, वो बहुत ही योग्य आदमी थे। जी, इसका ये मतलब नहीं कि मैं सुभाष चंद्र बोस को डिट्टो मैं फॉलो करता हूँ या उनकी बातों को हर चीज को मान, लेकिन इस बात से मैं सहमत हूँ जी, कि हिंदुस्तान तैयार नहीं था। अंग्रेजों ने पूछा था कि तुम किस किस्म की गवर्नमेंट चलाना चाहते हो, जी, तो नेहरू जी ने कहा कि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलाना चाहते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। आज आप उसको जरा यहां ट्रांसलेट करके देखिए 70 साल के बाद, क्या जिस तरह से हिंदुस्तान चल रहा है, कि या ये सरकार ऑफ द पीपुल है, ये सरकार फॉर द पीपुल है? बिल्कुल नहीं। और कहने को बाय द पीपुल है, क्योंकि जहां ईवीएम ही मशीन पूरी बदल दी है, तो फिर तो बाय द पीपुल भी नहीं कहा जा सकता। जी। तो डॉक्टर साहब, राजनीति में इसमें जो प्रदूषण बढ़ा इन द सेंस कि पहले की राजनीति में हमने देखा कि जैसे लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग हुए हैं कि अगर एक रेल दुर्घटना हो गई और उसमें कुछ व्यक्ति मारे गए, तो उन्होंने उसकी जिम्मेदारी अपनी नैतिकता महसूस करते हुए रिजाइन कर दिया। वर्तमान में आप देख रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश की एक घटना आपके जानकारी में, आपके संज्ञान में है भी, कि लखीमपुर में एक मंत्री का बेटा किसानों को कार से रौंद देता है। तमाम साक्ष्य प्रमाण जांच के बाद और जांच के पहले भी साफ होते हैं, बावजूद उसके मंत्री का इस्तीफा तक नहीं होता। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। अलमिया ये है, पहले के लोग कुछ तो नैतिकता थी जी, डिसिप्लिन था, एजुकेशन कुछ हद तक थी, लीडर होते, आवाम में तो नहीं थी उतनी, जी, आज भी नहीं है, लेकिन कुछ नैतिकता थी। लेकिन अब तो आप देखिए कि सारा काम जो होता है, सारी सियासत जो है, या राजनीति या पॉलिटिक्स जो कह लीजिए, जो नाम ले लीजिए, ये वोट के इर्द गिर्द घूमती है। इलेक्शन आएगा तो सारे डेवलपमेंट वर्क शुरू हो जाएंगे, रोड भी बनना शुरू हो जाएगी, अस्पताल भी बनना शुरू हो जाएगा, स्कूल्स भी खुलने लगेंगे, सारे और भी काम होने लगेंगे, सिर्फ दिखावा के लिए। जहां इलेक्शन खत्म हुआ, अब हो गया, हम इत्मीनान हो गया, 5 साल तक अब हमको कुछ नहीं करना। क्या करना है? हमको इस देश को लूटना है, ताकि अगले इलेक्शन की हम और तैयारी कर सकें। मैं थोड़ा सा वोट की पॉलिटिक्स के खिलाफ इसलिए बात करता हूं कि ये वोट की पॉलिटिक्स जो है, ये सारी गंदगी, सारी प्रदूषण या सारी बीमारी की जड़ है। अब तो आप देखिए कि बाकायदा वोट बिकने लगे हैं। जी। अब बताइए, जिस मुल्क में वोट बिके और 1500 रुपए में वोटर अपना वोट बेचने लगे और चंद पूड़ियां और सब्जियां खा करके 2-4 दिन के लिए खुश हो जाएं, तो क्या उस देश में प्रजातंत्र रहेगा? नहीं रहेगा। आप देखिए 5 साल पहले क्या स्थिति थी बीजेपी की। इनके पास सिर्फ 500 करोड़ या 487 करोड़ की संपत्ति थी।
ये 5-6 साल में कितनी संपत्ति इनके पास हो गई है? ऑलमोस्ट 5000 करोड़। जी इनके पास बैंक बैलेंस चंद हजार करोड़ था। आज मालूम है आपको रिजवान साहब, आप तो जर्नलिज्म में जरूर मालूम होगा, इनके पास 6 लाख करोड़ इस वक्त बैंक बैलेंस है। अब सोचिए वो दौलत या वो फाइनेंस या वो फंड कहां से आता है, और फंड आता भी है तो किस काम के लिए आता है? क्यों इतना फंड इस्तेमाल किया जाता है, या क्यों इसकी लालच रहती है इस फंड को खींचने की? इसलिए कि हमारे पास इतनी दौलत हो जाए, इतना पैसा हो जाए कि हम जो मुंह मांगा दाम जो मांगे, वोटर हो या एमएलए हो या एमएलसी हो या पार्लियामेंटेरियन हो या एमपी हो, उसको हम दे सके, उसको हम खरीद सके। डॉक्टर साहब, सुशासन की बात सभी राजनीतिक दल करते हैं, वो चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो, लेकिन जनता के सामने समस्याओं का अंबार उसी तरीके से होता है जैसे पहले था। तो क्या जनता इसमें अवेयर नहीं है, या जनता का भी कुछ ऐसा गड़बड़ रहता है जिसकी वजह से ये लोकतांत्रिक ढांचा जो है व्यवस्थित नहीं है? इसके लिए आप दोषी किसको मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, मैं इस पे आ रहा था जी हमने एक वीडियो क्लिप देखी थी जी चंद ही दिन पहले, बड़ा अच्छा मुझे लगा। एक कॉरपोरेटर जो है या सभासद या जी, शायद जी। पंचायत का कुछ, जी वो जीत जाता है इलेक्शन। जी और उसके पास गांव का कोई आदमी उससे काम मांगने जाता है या काम कराने के लिए जाता है कि साहब ये काम है, नहीं हो रहा है, बहुत दिन से पेंडिंग है, आप यहाँ के मुखिया हैं या सभासद, आप क्या कर रहे हैं? उसने इतना भद्दा जवाब दिया कि ए, सुन, तुझको या पूरे तेरे गांव का मैंने 5 साल के लिए खरीद लिया है, 500 या 1,000 रुपए दे करके। तुमको कोई हक नहीं है मुझसे 5 साल तक ये पूछने का कि यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, या यहाँ नहर बनेगी कि नहीं, या यहाँ खेतों में सिंचाई होगी कि नहीं, या मनरेगा चलेगा कि नहीं। एकदम चुप, निकल जाओ यहाँ से। ये जब स्थिति आ गई है तानाशाही की और वोट की पॉलिटिक्स की, तो आप सोच सकते हैं कि इस मुल्क का क्या हशर होने वाला है। अब तो अल्लाह ही हाफिज है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे हम करना चाहेंगे कि ये दूषित हो चली राजनीति का, इसका आखिर समाधान क्या है? इसका समाधान एक ही मुझे नजर आता है, अगर डेमोक्रेसी को कंटिन्यू करना है तो, कि वो अमेरिकन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हमारे देश में एडॉप्ट किया जाए। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी तो बहुत खराब हो चुकी है और दिन ब दिन और बदतर होती चली जा रही है। मुझे तो ये डर लगता है कि कल को हमारे पार्लियामेंट और असेंबलीज में कहीं एंटी सोशल एलिमेंट्स का वर्चस्व न हो जाए या उनकी धाक न जम जाए और वो हमारे ऊपर 140 करोड़ जनता पे हुकूमत करे। वो दिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन हो। मुझे लगता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो है अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स की, जहां के 2-2 साल सिर्फ इस बात पर डिस्कशन होता है कि हमारा कैंडिडेट कौन होगा प्रेसिडेंट की। पार्टियां भी डिस्कस करती हैं, लोग भी डिस्कस करते हैं, और तब जा करके एक प्रेसिडेंट उसमें से उभर करके निकलता है और फिर वो सिस्टम एक अच्छा चलता है। लिहाजा देखिए अमेरिका कितना आगे है और आज हमारी पार्लियामेंट्री लोकतंत्र देखिए कितना पीछे चली गई है। और सारे पॉल्यूशन का जड़, जो प्रदूषण आप बार गया, इसकी जड़ मेरे ख्याल से वहीं से है। तो इसके लिए तो जनता को बहुत अवेयर होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। उसके लिए कैंपेन चलाना पड़ेगा। जयप्रकाश नारायण ने एक कैंपेन चलाया था आज से शायद 45 साल पहले। हम लोग छोटे थे उस वक्त, लेकिन हम लोग सहमत थे उनके भी उससे कि टोटल रिवॉल्यूशन का उन्होंने संदेश दिया था। टोटल रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं? संपूर्ण क्रांति, यानी कि पूरा सिस्टम बदल दीजिए। यहां तक कि उन्होंने ये भी प्रावधान उसमें रखा था, ये क्लॉज था कि जनता को कॉल बैक की पावर होनी चाहिए कि अगर वो किसी प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से या अपने गांव के मुखिया से खुश नहीं है तो जनता खड़ी हो जाए, उसको वापस खींच करके अपनी जगह बैठाल दे और फिर से नया कैंडिडेट उसकी जगह पे
चुना जाए, उसका चयन किया जाए। तो जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप? जनता ही को तो सब कुछ करना है, लोकतंत्र है क्या? फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, सब कुछ तो जनता ही को करना है। आज जनता अगर हमारी 500 या 1000 रुपए में बिक जा रही है और 4 दिन पूड़ी खा के खुश हो जा रही है, तो ये बहुत अफसोस है और उनको सोचना पड़ेगा कि फिर 5 साल वो क्या करेंगे। 5 दिन तो पूड़ी खा लेंगे, उसके बाद जिसको उन्होंने चुना है वो फिर इनको एक गिलास पानी भी पिलाएगा। ये तो इनको सोचना पड़ेगा, हम सबको सोचना पड़ेगा, हम भी उसमें शामिल हैं। हम 140 करोड़ से अलग नहीं है, हम सबको सोचना है दोस्त, आपको भी, हमको भी, हमारे बच्चों को भी, आने वाली पीढ़ियों को, सबको सोचना पड़ेगा और एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाना पड़ेगा पूरी सिस्टम को चेंज करने का। ये 1-2 दिन में नहीं होगा, कुछ वक्त लगेगा। रेड फाइल न्यूज का सबको ये पैगाम, सच को सलाम और झूठ को लगाम। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। आपका सहयोग हमें ऊर्जा देगा।